हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी। ये रुक्मणी जीव विज्ञान 6000। इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन भी होंगे। पहले इसमें हमें थ्योरी पढ़नी होगी, बाद में हमें एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करने हैं। जीव विज्ञान की मूल इकाई कोशिका। जीव विज्ञान यह बायो लाइफ और लोगस स्टडी से बना है। इसका अर्थ है जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द प्रयोग पहली बार 1801 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने किया था। अरस्तु ने जीव विज्ञान को विज्ञान की अलग शाखा के रूप में स्थापित किया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बुकस्कीन से हुई है, जिसका अर्थ चरवाही करवाना है। थियोफ्रास्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी जंतु इतिहास हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं एनाटॉमी, जंतु एवं पौधों की आंतरिक संरचनाओं का विच्छेदन के पश्चात अध्ययन, बायोकेमिस्ट्री, जैविक पदार्थों के रसायनों का रासायनिक संगठन, प्रकृति निर्माण की प्रवृत्ति, कार्यविधि, जैविक क्रियाओं के संबंध में अध्ययन, साइटोलॉजी, कोशिका एवं उसके अंगों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन, इकोलॉजी, जंतु एवं पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन, एम्ब्रियोलॉजी, जीवों के जन्म लेने की परिवर्धन अवस्थाओं का अध्ययन, एंडोक्राइनोलॉजी, जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं हार्मोन की क्रियाविधि का अध्ययन, इवोल्यूशन, जीवन की उत्पत्ति एवं क्रमिक वैविधीकरण या जाति की उत्पत्ति का अध्ययन, हिस्टोलॉजी, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊतकों का अध्ययन, इम्यूनोलॉजी, संक्रमण के प्रति जीवों की प्रतिरोधकता का अध्ययन, लिम्नोबायोलॉजी, स्वच्छ जलीय झीलों, तालाबों एवं धाराओं का अध्ययन, मॉर्फोलॉजी, जंतुओं के आकार एवं संरचना का अध्ययन, पैलियोजूलॉजी, जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन, फिजियोलॉजी, जीवों के अंदर विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन, रेडियोबायोलॉजी, जीवन पर रेडियो सक्रियता के प्रभावों का अध्ययन, टैक्सोनॉमी, जीवों का वर्गीकरण एवं उनका अन्य जीवों के साथ उत्विकासीय संबंध का अध्ययन, जूजियोग्राफी, संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों के वातावरण का अध्ययन, जूफैथोलॉजी, जंतुओं के रोगों का अध्ययन। जीव विज्ञान की विशिष्ट शाखाएं एकेरोलॉजी, टिक्स एवं माइट्स का अध्ययन, एग्रीकल्चर, कृषि का अध्ययन, एंजियोलॉजी, धमनी एवं सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन, ब्रायोलॉजी, मोसिस, लिवरवोर्ट्स तथा एवं हॉर्नवोर्ट्स का अध्ययन, कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी, शारीरिक त्वचा का अध्ययन, एपिडीमियोलॉजी, परजीवियों का संक्रमण या व्यापक रोगों का अध्ययन, इथनोलॉजी, मानव जाति का अध्ययन, एटियोलॉजी, रोग के कारण का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन, गायनेकोलॉजी, मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन, हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन, हेपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन, कैलोलॉजी, मानव सौंदर्य का अध्ययन, लेप्रोलॉजी, कोढ़ का अध्ययन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक स्तर पर जीवन विज्ञान का अध्ययन, मिरमेकोलॉजी, चींटियों तथा चींटीखोर का अध्ययन, निमेटोलॉजी, निमेटोड्स का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी, वृक्क का अध्ययन, न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क सहित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी, ट्यूमर का अध्ययन, ओलॉजी, पक्षियों के अंडों का अध्ययन,
ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ओस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों एवं उनके वितरण का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, राइनोलॉजी नाक एवं घ्राण अंगों का अध्ययन, सीरोलॉजी सीरम का अध्ययन, एंटीजन एवं एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, सरपेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन, टर्माइटोलॉजी दीमक का अध्ययन, टॉक्सिकोलॉजी ओजियो एवं हानिकारक यौगिकों के विषैले प्रभावों का अध्ययन, थेराप्यूटिक्स रोग ठीक होने का विज्ञान, ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन, जूफाइटोलॉजी जीवों के ढेर जैसे डायटम्स का अध्ययन, जाइमोलॉजी किण्वन का अध्ययन, ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, शारीरिकी में पौधों की संपूर्ण आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी में लक्षणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है, पारिस्थितिक में पौधों एवं उसके समुदाय पर वातावरण का प्रभाव, वे इसके विपरीत पौधे वे उसके समुदाय का वातावरण पर प्रभाव एवं वातावरण के अनुसार पौधों में अनुकूलता का अध्ययन किया जाता है, केंद्रक विज्ञान केंद्रक संबंधी रचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पादप भूगोल में भूमंडल के विभिन्न भागों में पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन होता है, पादप प्रजनन विज्ञान अच्छे प्रकार के बीजों एवं फसलों को उगाने का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जैविकी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, पादप रोग विज्ञान में पौधों के रोगों के कारण व उपचार का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में प्राचीन समय के पौधे जो अब जीवित नहीं हैं उनकी आकृतियों पत्थरों की चट्टानों में छाप के रूप में हैं, इस शाखा के अंतर्गत उनका अध्ययन होता है, जीव विज्ञान में जीवधारियों में पाए जाने वाले पदार्थों व उनकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जीव भौतिकी में भौतिकी के सिद्धांतों के संदर्भ में जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक वर्गीकी में प्राणियों में उपस्थित विशेष रसायनों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, कोशिकीय वर्गीय विज्ञान में कोशिकीय संरचना का उपस्थिति गुणसूत्र की संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जीव पारिस्थितिकी में किसी आबादी या समष्टि के जीनी संगठन का वास स्थान या वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है, खाद्य प्रौद्योगिकी में भोज्य पदार्थों का वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण भंडारण तथा स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में आनुवांशिकी पदार्थ को जोड़ना अलग करना अथवा किसी प्रकार बदलना जिससे उस जीव में अच्छे लक्षण का समावेश हो आदि का अध्ययन किया जाता है, ओलेरीकल्चर में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, फ्लोरीकल्चर में पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, सिल्वीकल्चर में वनों के विकास व देखरेख का अध्ययन किया जाता है, आर्बोरिकल्चर में सजावटी वृक्षों एवं झाड़ियों के से संवर्धन से संबंधित अध्ययन होता है, पोमोलॉजी में फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, फार्मेकोलॉजी में औषधियाँ देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में मृदा का निर्माण मृदा के प्रकार का अध्ययन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में पुष्प व फल देने वाले वृक्षों व बागों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन होता है, वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन होता है विषाणु का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, क्रायोलॉजी में सजीवों में शीत प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, लिम्नोलॉजी में स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, सजीव एवं निर्जीव की विशेषताएं सजीव तथा निर्जीव, सजीव में कोशिकीय संरचना जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं तथा इन कोशिकाओं में मौजूद प्रोटोप्लाज्म मौजूद रहती है, निर्जीव कोशिकीय संरचना निर्जीव में कोशिकीय संरचना मौजूद नहीं होती, उपापचय इसमें संपूर्ण जीवन प्रक्रियाओं का समावेश होता है, इस प्रक्रिया में संरचनात्मक तथा अपसंरचनात्मक प्रक्रियाएं शामिल हैं जैसे श्वसन पोषण उत्सर्जन, श्वसन जीवधारी जीवन की विभिन्न क्रियाओं हेतु जैविक पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, पोषण इसके द्वारा सजीव जैविक खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं जिसका शारीरिक क्रियाओं में प्रयोग होता है,
उत्सर्जन बचे हुए खाद्य पदार्थों को मल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। उपापचय निर्जीव में यह प्रक्रिया अनुपस्थित होती है। श्वसन निर्जीव जलने पर शीघ्र ही ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, परंतु उसका स्वयं उपयोग नहीं करते। पोषण निर्जीव खाद्य पदार्थ पोषण ग्रहण नहीं करते। उत्सर्जन निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होता। वृद्धि उन पदार्थों को ग्रहण करने से होता है जो शरीर में नहीं पाए जाते। वृद्धि निर्जीव में वृद्धि उन पदार्थों से होती है जिससे वे बने होते हैं। गति श्वसन प्रक्रिया के दौरान पैदा की गई आंतरिक ऊर्जा से गति प्राप्त होती है। गति निर्जीव में गति बाह्य बल लगने के उपरांत होता है। उत्तेजनशीलता अपने लाभ के लिए सजीव उद्दीपन की स्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं। उत्तेजनशीलता निर्जीव अपने लाभ के लिए प्रतिक्रिया नहीं करते। जनन सजीव अपने ही समान जीव पैदा करते हैं, इससे नई जातियां व नस्लों तथा नस्लों का सृजन होता है। जनन निर्जीव में किसी भी प्रकार की जनन की प्रक्रिया नहीं होती, वे यांत्रिक रूप से विघटित होते हैं। जीवन चक्र सजीवों में जन्म वृद्धि जनन तथा मरण की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जीवन चक्र निर्जीव में इस प्रकार की पद्धति मौजूद नहीं होती। कोशिका जीवित जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छोटी कोठरी। सन 1665 में रोबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। कोशिकांग प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में लगभग 3 अंग होते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बने जीवित पतली एवं लचीली झिल्ली होती है। अकोशिकीय जीव जिनके शारीरिक संगठन में एक भी कोशिका नहीं होती उन्हें एककोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे विषाणु। कोशिकीय जीव जिनके शारीरिक संगठन में कोशिका पाई जाती है उन्हें कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे या पादप और प्राणी या जंतु। कोशिकीय जीवों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके कोशिका का आकार प्रायः छोटा 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। केंद्रीय क्षेत्र या केंद्रकाब्ज केंद्रक झिल्ली से नहीं घिरा होता। इसमें केंद्रक एक गुणसूत्र होता है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होता है। झिल्लीवत कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, सूत्री विभाजन नहीं होता। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें कोशिका का आकार प्रायः बड़ा 1 से 100 माइक्रोमीटर होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक पदार्थ झिल्ली से घिरा होता है। इसमें 1 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। इसमें 80S राइबोसोम होता है। इसमें केंद्रिका उपस्थित होता है। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, अंतर्पैद जलिका, गल्जी उपकरण, लाइसोसोम, परोक्सिसोम इत्यादि उपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन समसूत्री अथवा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होता है। विसरण पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, जिसे विसरण कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं। गल्जिकाएँ अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, कोई यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। लाइसोसोम इसमें अनुपस्थित होते हैं, उसमें उपस्थित। DNA एकल सूत्र के रूप में, पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। कशाभिका केवल एक तंतु होता है, इसमें 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित होती है, उसमें उपस्थित होती है। सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, उसमें उपस्थित होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलाकोइड में होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का होता है, अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का
उसमें होता है। विसरण जल गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं की गति उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर होती है। परासरण केवल द्रव माध्यम में होता है। परासरण में केवल विलायक अणुओं की गति शामिल होती है। विसरण किसी भी माध्यम में हो सकता है। विसरित होने वाले अणु ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। प्राणी कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर। प्राणी कोशिका में आकार में प्राय छोटी होती हैं, पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है। इसमें केवल प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति से भी घिरी होती है पादप कोशिका। प्राणी कोशिका क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। पादप कोशिका में प्लास्टिक सामान्य रूप से मौजूद रहते हैं। प्राणी कोशिका में कोशिका द्रव्य में अधिकतर धानियाँ छोटी होती हैं। पादप कोशिका केंद्रीय स्थान वृद्ध धानी से भरा हुआ होता है। कोशिका द्रव्य परिधि के साथ होता है। प्राणी कोशिका प्रमुख व जटिल गलजिकाएं केंद्रक में होती है। पादप कोशिका गलजी उपकरण कई छोटी इकाइयों में होती है जिन्हें सामान्यतः डिक्टियोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम व तारक केंद्र होते हैं। पादप कोशिका में इनके स्थान पर दो साफ छोटे क्षेत्र होते हैं। इन्हें ध्रुवीय टोपी कहते हैं। कोशिका झिल्ली यह कोशिका का बाह्य आवरण है। यह अजीवित पदार्थ सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका का आकार प्रदान करती है तथा जल के लिए पारगम्य होती है। यह कोशिका की सुरक्षा करती है तथा ऊतकों को दृढ़ और मजबूत बनाती है। यह जंतु कोशिका की सबसे बाहरी तथा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर स्थित झिल्ली होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जटिल पॉलीसैकेराइड, काइटिन एवं ग्लूकन्स की बनी होती है। कोशिका का सजीव भाग कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, अंतःप्रायद्वीपीय जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड। केंद्रक झिल्ली, केंद्रकाव, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन फाइबर। कोशिका का निर्जीव भाग कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में, रक्तदानी, बसा, ड्रॉपलेट, कणिका। केंद्रक यह कोशिका द्रव्य के केंद्र में गोलाकार या अंडाकार आकारों में पाई जाती है। यह केंद्रक कला से घिरी होती है। इसमें केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका केंद्र में तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। केंद्रक की बाह्य झिल्ली अंतःप्रायद्वीपीय जलिका से जुड़ी रहती है व इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों की लाल लुद्र कणिकाएं व पौधों में चालनीय नलिका कोशिका। केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है जिसमें न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन मूलतः प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र यह क्रोमैटिन की बनी सूत्राकार संरचना है। कोशिका में इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। ये क्षारीय रंजकों से रंगी जाती हैं। सटन तथा बोवेरी के अनुसार गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। गुणसूत्र में उभरे हुए मोती नुमा स्थान क्रोमोमियर जीन कहलाते हैं। जॉनसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया। जीन पंचागति की प्रथम इकाई है जो जैविक लक्षण निर्धारित करती है। गुणसूत्र की संरचना में हिस्टोन प्रोटीन 11%, सरल प्रोटीन 14%, अम्लीय प्रोटीन 65%, न्यूक्लिय प्रोटीन डीएनए 10%, आरएनए 2.3%। कुछ जीवों में गुणसूत्र संख्या राउंडवर्म में 2, मच्छर में 6, मेंढक में 26, चूहे में 42, मनुष्य में 46, गोल्डफिश 100,
सूर्यमुखी में सनफ्लावर में 34, मटर में 14, मक्का में 20, चावल में 24, प्याज में 16, गिनी पिग में 66। आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल, यह राइबोज शर्करा नाइट्रोजन क्षार फास्फेट के अणुओं से बनी न्यूक्लियोटाइड की सरल श्रृंखला है। आरएनए अणु का निर्माण डीएनए अणु से अनुलेखन द्वारा होता है। आरएनए में राइबोज शर्करा होता है जो पेंटोज शर्करा है। इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक यूरेसिल व साइटोसिन, पिरिमिडीन तथा एडेनिन एवं ग्वानिन ये होते हैं हमारे प्यूरिन में मिलते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य डीएनए पर उपस्थित संदेशों का अनुवादन करना है। यह 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए यह राइबोसोम में पाया जाता है। टीआरएनए यह एमआरएनए के कोड को पहचान कर उसके अनुरूप अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक छोड़ता है। एमआरएनए यह संदेशवाहक होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के एंटी पैरेलल क्रम में जुड़कर एक कुंडलित रचना से बनता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक विशिष्ट जटिल संरचना है जो पेंटोज शर्करा, फास्फेट मूलक तथा नाइट्रोजनी क्षारक के मिलने से बनती है। क्षारक इसमें प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन तथा पिरिमिडीन, थायमिन, साइटोसिन होते हैं। इसमें पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज होता है। इसमें फास्फेट अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है जिसके फलस्वरूप फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण होता है। डीएनए की संरचना वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में दिया था। इसके अनुसार यह द्विकुंडलित संरचना है। इसे एडेनिन थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है। साइटोसिन ग्वानिन के बीच जो होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड उससे जुड़े रहते हैं। एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, इसमें 2 निकटस्थ क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचना को पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, इसमें 2 सूत्र पाए जाते हैं। इसकी संरचना में एकल सूत्र पाया जाता है। मुख्य रूप से केंद्र में उपस्थित गुणसूत्र पाया जाता है। मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह आनुवंशिक पदार्थ है तथा इसका मुख्य कार्य आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से पहुंचाना है दूसरी पीढ़ी में। यह आनुवंशिक सूचना को वाहक है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में थाइमिन नामक पिरिमिडीन पाई जाती है। आरएनए में यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षारक पाई जाती है। कोशिका द्रव्य यह एक अर्ध तरल जैलीनुमा जीवित पदार्थ है। यह स्वभाव में कोलाइडी होता है। यह कोशिका में जैविक कार्य करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, जल, न्यूक्लिक अम्ल तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। साइटोसोल यह कोशिका द्रव्य का विलेय भाग है। राइबोसोम सघन, गोलाकार तथा दानेदार कण होते हैं जो मैट्रिक्स में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं अथवा अंतःप्रायदीपीय जलिका से संलग्न रहते हैं। राइबोसोम के प्रमुख अवयव राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन हैं। राइबोसोम में लिपिड अनुपस्थित होते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्लों को स्थान देना तथा जोड़ना होता है। इनकी खोज पैलेट ने 1955 में किया था। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट में, 80S राइबोसोम यूकैरियोट में मिलते हैं। 77S राइबोसोम कवक के माइटोकॉन्ड्रिया में, 60S जंतु माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। महत्वपूर्ण खोज एवं आविष्कार, वैज्ञानिक जेनसन तथा होन्स। 1658 में कोशिका के संबंध में पहला विवरण। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका नाम का प्रतिपादन। एविन ल्यूवेनहोक ने 1673 में साधारण सूक्ष्मदर्शी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की ब्राउनियन गति केंद्रक का पादपों में प्रमुख भूमिका। सील्डन कोशिका सिद्धांत, सील्डन और स्वान ने दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। जे पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था और बिरचॉफ ने बताया था कि कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो पूर्व बढ़ती कोशिकाओं से होता है। सोर्ज कोशिका को सजीव की संज्ञा दी। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना। नोल व रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। जेबी वॉटसन और क्रेग ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटने वाला अंग है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के साथ साथ कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को भी पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। इसकी खोज डी डुबेन ने 1955 में की थी। ये जल अपघटनीय
एंजाइम से भरी थैलियाँ हैं, इन्हें आत्मघाती थैलियाँ भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका के जीव द्रव्य में पाए जाने वाले दानेदार पदार्थों के छोटे समूह हैं। अल्बर्ट कॉलिकर ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। 1894 में अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा। यह दोहरी परत वाली संरचना है। बाह्य परत चिकनी, अंदर की परत में उंगलियों के समान अंतर्वलन पाए जाते हैं, जिन्हें क्रस्टी कहते हैं। क्रस्टी की सतह पर F1 पार्टिकल अथवा ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इसमें क्रेब्स चक्र, श्वसन श्रृंखला, अभिगमन तंत्र मिलता है। यह एटीपी के निर्माण में भाग लेता है। कॉल बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाए जाते हैं। लवक यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, इसमें हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन के निर्माण में सहायता करता है। इसकी खोज सिम्पसन ने 1864 में की थी। हरित लवक में मैग्नीशियम आयन होता है, जो प्रकाश का अवशोषण करता है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। इसके ग्रेन में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया तथा स्ट्रोमा में अप्रकाशीय क्रिया होती है। प्रकाशीय क्रिया में जल के अपघटन से ऊर्जा निकलती है तथा अप्रकाशीय अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण होता है। भोजन बनाने के दायित्व होने के कारण इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। वर्णी लवक ये नीले, काले तथा पीले रंग के होते हैं, परंतु इसका रंग हरा नहीं होता। यह पौधों की पंखुड़ियों को रंग प्रदान करता है। अवर्णी लवक ये रंगीन होते हैं तथा पौधे के प्रकाश से दूर वाले भागों में पाए जाते हैं। ये तने, शाखाओं तथा पत्तियों में हरे रंग के ही होते हैं। यह स्टार्च, प्रोटीन और वसा का संग्रहण करता है। रिक्तिकाएं पौधों की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाओं को आकृति, स्फीति तथा कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है। इसमें खाद्य पदार्थों का संग्रह भी होता है। विभोज्योतक में रसधानियों का अपूर्णतः अभाव होता है। कोशिका विभाजन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका चक्र 2 कोशिका विभाजनों के बीच विभिन्न घटनाक्रमों के श्रृंखलाबद्ध चरणों की सामूहिक रूप से कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र को 4 चरणों में विभाजित करते हैं: G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था, M अवस्था। जीवन अवस्था आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण, S अवस्था डीएनए संश्लेषण की अवस्था, G2 अवस्था विभाजन की तैयारी, M अवस्था इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं: समसूत्री विभाजन। खोज W फ्लेमिंग ने। इसमें 2 समान कोशिकाएं बनती हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलती। यह दैहिक कोशिकाओं में होता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं: प्रोफेज, गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं। मेटाफेज, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। गुणसूत्र छोटा हो जाता है तथा कोशिका के मध्य में अवस्थित हो जाता है। एनाफेज, गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु 2 भागों में बढ़ जाता है तथा जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र बिंदु मिल जाता है तब वह पूरा गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र कोशिका के ध्रुवों की तरफ विस्थापित होना शुरू कर देता है। टेलोफेज, गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाता है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका प्रकट होते हैं और 2 संतति केंद्रक बन जाते हैं। कोशिका मध्य रेखीय संकुचन से विभाजित हो जाता है। 2 समसूत्री विभाजन के बीच की विश्राम या अविभाजित अवस्था को इंटरफेस कहते हैं। यह स्थिति में कोशिका का अधिकतम आकार होता है। अर्धसूत्री विभाजन, इसकी खोज बीजमैन ने की थी। यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में विभाजित होता है। अर्धसूत्री विभाजन यह विभाजन का पहला भाग है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यह निम्न अवस्थाओं में विभाजित होता है। प्रोफेज 1, इसमें समजात गुणसूत्रों के आपस में जोड़े बन जाते हैं और इसमें क्रोमेटिन पदार्थ की अदला बदली होती है, जिसे जीन विनिमय कहते हैं। इसकी विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। यह सबसे लंबी अवस्था है। मेटाफेज, इसमें केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। समजात गुणसूत्र के जोड़े कोशिका के मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज 1, समजात जोड़ों में से एक गुणसूत्र कोशिका के एक ध्रुव के तरफ और दूसरा ध्रुव के तरफ बढ़ते हैं।
गुणसूत्र की संख्या का आधा ही प्रत्येक ध्रुव पर पहुंचता है। टेलोफेज बन आधे गुणसूत्र वाले दो केंद्रक बनते हैं। कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन, इसमें सारी क्रिया समसूत्री विभाजन के समान होता है। ऊतक समान उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं को ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक पहला है हमारा विभोज्य ऊतक। विभोज्य ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं, पौधों की लंबाई तथा मोटाई बढ़ाने में सहायक करती हैं। इसमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। पौधों में लंबाई वृद्धि शीर्षद विभोज्य ऊतक के द्वारा होता है। कैम्बियम तथा कोरक कैम्बियम पार्श्वीय विभोज्य ऊतक के उदाहरण हैं। स्थायी ऊतक विभोज्य ऊतक की कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं, उसके बाद विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। इन ऊतकों की कोशिकाएं मृत अथवा जीवित या मोटी भित्ति वाली होती हैं। सरल स्थायी ऊतक, यह एक ही कोशिकाओं से बने होते हैं। सरल स्थायी ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पैरेन्काइमा, कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। इनका मुख्य कार्य मंड, प्रोटीन तथा वसा आदि खाद्य पदार्थों का संचय करना है। क्लोरेन्काइमा हरित लवक क्लोरोफिल रखने वाले पैरेन्काइमा ऊतक हैं। इनका कार्य प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि द्वारा स्टार्च का निर्माण करना है। कोलेन्काइमा ये ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पाए जाते हैं। इस ऊतक की कोशिका जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। यह पौधों में तनन सामर्थ्य प्रदान करती है। इस ऊतक का आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी होता है। स्क्लेरेन्काइमा, इस प्रकार की कोशिकाएं हमारी जो होती हैं वो मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं। कोशिकाओं के बीच कोई आंतरिक स्थान नहीं होता। दृढ़ कोशिकाएं अखरोट, नारियल तथा लेग्युमिनेसी कुल के पौधों के बीजों के ऊपर यही कोशिकाएं कठोर बीजावरण का निर्माण करती हैं। नाशपाती खाने में कठोरता का अनुभव इसके गूदे में उपस्थित दृढ़ कोशिकाओं के कारण ही होता है। सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा स्थूल कोण ऊतक को दिया जाता है। सुरक्षात्मक ऊतक, इसके अंतर्गत बाह्य त्वचा या अधिचर्म या कोर्क आते हैं। स्टोमेटा, इसमें छोटे छोटे रंध्रों की उपस्थिति के कारण पत्ती की बाह्य त्वचा कुछ स्थानों पर सतत नहीं होती। जटिल स्थायी ऊतक, यह ऊतक एक या अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम जो मतलब पौधे होते हैं उनमें जल का परिवहन करता है, यह संवहन ऊतक है तथा यह जल का संवहन पौधों के शीर्ष भाग में तक करता है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। वाहिका, दारू, मृदोतक, दृढ़ोतक। फ्लोएम, यह भी संवहन ऊतक है। यह पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह 4 कोशिकाओं का बना होता है। चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, पोषवाहा मृदोतक, पोषवाहा तंतु। भूमिगत तना अनेक प्रकार के हैं। कंद, ट्यूबर जैसे आलू, सलकंद जैसे प्याज, लहसुन, लिली। धनकंद जैसे वंडा, अरवी, जिमीकंद, केसर। प्रकंद जैसे हल्दी और अदरक। अर्धवायवीय स्थान रूपांतरित तना, ऊपरी भूस्तरीय जैसे ब्राह्मी बूटी, दूब घास आदि। स्टोलोन जैसे अरवी, स्ट्रॉबेरी। भूस्तरीय जैसे जलकुंभी, पिस्टिया। अंतः भूस्तरीय जैसे सेवंती, गुलदाउदी। वायवीय रूपांतरित तना, स्तंभ प्रतान जैसे अंगूर, कुकुरबिटा आदि। स्तंभ सूल जैसे नींबू, बेर। पर्णनाभ स्तंभ जैसे नागफनी, कैकटई। पर्ण प्रकालिका जैसे लहसुन, रतालू, अनानास। जंतु ऊतक, कार्य के आधार पर जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक, ये ऊतक जंतु की बाहरी सतह तथा आंतरिक गुहाओं का आवरण बनाते हैं। ये विभिन्न आकृति तथा माप के होते हैं। रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह, लसिका वाहिनिकाओं, हृदय आवरण, पेरिटोनियम, प्लूरा, बोमिन कैप्सूल, हैनले लोब तथा फेफड़ों की एल्वियोलाई सरल सल्की उपकला ऊतक से बना होता है। वृषणों के सुखजनन नलिकाओं, सिलियरी बॉडी, नेत्र के आइरिस, त्वचा की श्वेत ग्रंथियां सरल घनाकार उपकला ऊतक से बना है। पित्ताशय की आंतरिक सतह, गैस्ट्रिक ग्रंथियां, आंतरिक ग्रंथियां तथा सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक का बना है।
संयोजी ऊतक, इसकी कोशिकाएं आपस में कमजोरी होती हैं। यह अंतरकोशिकीय अधात्री में धसी होती हैं। यह अधात्री जैसे तरल, समघन या कठोर हो सकती हैं। अंगों में विभिन्न प्रकार ऊतकों का परस्पर संयोजित रखना इसका मुख्य कार्य है। कुछ संयोजी ऊतक वसा का संचय करते हैं, जैसे एडिपोज ऊतक, कंकालीय ऊतक। कंकालीय संयोजी ऊतक शरीर को सहारा देती है, जैसे अस्थियां व उपास्थियां। सरल तरल संयोजी ऊतक शरीर में विभिन्न प्रकार पदार्थों का परिवहन करती हैं, जैसे रक्त, लसिका। अस्थि मज्जा तरल कणिकाओं का निर्माण करती हैं। संयोजी ऊतक के कोलेजन तंतु क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में सहयोग करता है। अस्थि तथा उपास्थि में अंतर है। अस्थि दृढ़ होती है, उपास्थि लचीलापन पाया जाता है। अस्थि दृढ़ता कैल्शियम के मौजूद के कारण होती है, उपास्थि कैल्शियम की कमी होती है। इसकी मौजूदगी व्यापक है, मौजूदगी सीमित है। संपूर्ण शरीर के अंग हैं ये नाक की चोटी, बाहियां, कान। कंडर तथा स्नायुओं में अंतर। कंडर शक्तिशाली होती है, स्नायु नर्म होते हैं। पेशी को अस्थि से जोड़ती है कंडर, स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। इन वस्तुओं का निर्माण निकटवर्ती संयोजी ऊतक से श्रावण के कारण होता है। स्नायु, इसका निर्माण संयोजी ऊतक के श्रावण के कारण होता है। पेशी ऊतक ये लंबी कोशिकाओं के द्वारा बनी होती हैं। इसे पेशीय फाइबर कहते हैं। पेशी ऊतक की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। हमारे शरीर के 40 से 50% भाग का निर्माण पेशियों द्वारा होता है। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां तथा हृदय पेशियां। इन तीनों में अंतर। रेखित पेशियां पेशी हड्डी से जुड़ी होती हैं तथा गति प्रदान करती हैं, इच्छानुसार कार्य करती हैं, लंबी बेलनाकार व असाकित स्वरूप होती हैं, हल्के व गहरे रंग के बंध मौजूद रहते हैं। असंख्य केंद्रक पेशी के बाहरी सतह पर रहते हैं। अरेखित में आंतरिक अंग आमाशय, आंत, मूत्रवाहिनी अंगों की भित्ति में मौजूद रहती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लंबी व तुर्क रूपी स्वरूप होते हैं, कोई बंध नहीं होता, सिर्फ एक केंद्रक मध्य भाग में उपस्थित रहता है। हृदय पेशी हृदय में मौजूद रहती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, तुर्क रूपी नहीं होती है, हल्के बंध उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कोशिका में प्राय कभी कभी 2 केंद्रक होते हैं। तंत्रिका होता कि हमारे शरीर में तंत्रिकीय संवेगों को प्रेषित करने की विशिष्टीकृत होते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं सभी ऊतकों की बनी होती हैं। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है, जबकि जंतु एवं प्राय जीवित जीवों में विविधता पृथ्वी पर विभिन्न प्रकारों के जीव पाए जाते हैं। विशेषता वह कोई पौधा, प्राणी, रोगाणु, विषाणु, जीवाणु इत्यादि हो अपने में विशेषता लिए होते हैं। जीवों में इस प्रकार की विभिन्नताओं को विविधता कहते हैं। जैव विविधता किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जंतुओं, पौधों को उस भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता कहा जाता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संक्षिप्त रूप बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता से है। यह शब्द वॉल्टर जी रोजेन द्वारा 1986 से निर्मित किया गया। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उसके आवास, सामान्यतः स्थल, जल, वायु के आधार पर किया था। वर्गीकरण निश्चित संबंधों के आधार पर जीवों को समूह में व्यवस्थित करने की पद्धति को वर्गीकरण कहते हैं। यह वर्गीकरण विशाल संख्या में पाए जाने वाले जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है। यह जीवों के विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंध के बारे में स्पष्टता प्रकट करता है। वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति। पौधों तथा जंतुओं के बीच विभिन्नताएं सुस्पष्ट हैं। पौधे स्थिर होते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य की विकिरण ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और पौधे अनिश्चित रूप से भी बढ़ते हैं, जबकि जंतु प्राय चलते फिरते हैं, भोजन के रूप में पौधों और जंतुओं को खाते हैं, और एक निश्चित आकार प्राप्त करने के बाद उनके शरीर की वृद्धि रुक जाती है। वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति का जो विकास किया था वो कैरोलस लिनियस ने 1758 में दिया था। इनके अनुसार जीवित जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है, पादप और जंतु। कुछ आम पादप तथा जीवों के द्विपक्षीय नाम। चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मनुष्य का होमो हैबियस और सैपियंसिस की जाति। बरगद फिकस बैगालेंसिस। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिकस। मेंढक राना टिग्रिना। E.H. हैकल ने एक कोश के जीवों के लिए तीसरे जगत प्रोटिस्टा का
प्रस्तावित किया। एक कोश के जीव जो एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, कोशिकीय शैवाल। ऊतक रहित बहुकोश के जीव जैसे शैवाल और कवक। रॉबर्ट एस बीहेटकर ने जो दी थी वो 5 जगत प्रणाली दी थी। जीवाणु जो प्रोकैरियोट्स के हुए के लिए चौथे जगत मोनेरा और कवकों जिसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है यूकैरियोट्स हैं। अपना भोजन अब चूसड़ से प्राप्त करती हैं। उसके लिए 5वें जगत फंजाई प्रस्तावित किए। इनके द्वारा प्रस्तावित 5 जगत पादप जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा एवं कवक। वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली। बीहेटकर ने जीवित जीवों को इस निम्नांकित 5 जगतों में वर्गीकृत किया। 5 जगतों में वर्गीकृत किया। जगत मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोटिक जीवाणु व नीले हरित शैवाल होते हैं। जगत प्रोटिस्टा, इसमें एक कोश के यूकैरियोट जीव, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी आते हैं। जगत प्लांटी, बहुकोश के हरे पेड़ पौधे तथा शैवाल आते हैं। जगत एनिमेलिया, इसमें जंतु आते हैं। जगत प्लांटी, इसमें पादप आते हैं। श्वार्ट्ज ने 5 जगत वर्गीकरण को संशोधित किया। इसके अंतर्गत एक प्रोकैरियोटिक जगत प्रोकैरियोटी और 4 यूकैरियोटी जगत प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया शामिल होते हैं। मोनेरा, इस जगत में सबसे प्राचीन सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है, जैसे विभिन्न प्रकार के जीवाणु, नीले हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा आदि। ये सर्वव्यापी होते हैं एवं प्रतिकूल वातावरण में भी पाए जाते हैं। इस जगत के जीव पोषण की दृष्टि से स्वपोषी या परपोषी दोनों हो सकते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं, जैसे कोकाई गोल होते हैं, बैसिलस दंडाकार तथा स्पाइरल कोमा की तरह दिखते हैं। जीवाणु मुख्यतः एक कोश के होते हैं। यह अकेले या समूह में पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा, इसमें एक कोश के यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग में के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं, जैसे एक कोश के शैवाल, डायटम्स, प्रोटोजोआ इत्यादि। फंजाई, ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। इसमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोश की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे यीस्ट, मशरूम। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। प्लांटी, इस जगत में यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी बहुकोश के तथा कोशिका भित्ति वाले जीवों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें जलीय स्थलीय दोनों प्रकार के पौधे आते हैं। यह स्वपोषी होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अंतर्गत हरे, लाल, भूरे शैवालों, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म समूह के पौधे आते हैं। थैलोफाइटा, इनका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं रहता, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। इनमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है। शैवाल तथा लाइकेन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। लाइकेन शैवाल कवक पर सहजीवी होता है। ब्रायोफाइटा, इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना, पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते, जैसे मोसेस, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया। टेरिडोफाइटा, इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित होता है। पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक जैसे जाइलम, फ्लोएम भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मार्सिलिया, हॉर्सटेल और फर्न आदि। जिम्नोस्पर्म, यह ग्रीक शब्दों जैसे जिम्नो अर्था जिसका अर्थ नग्न और स्पर्मा जिसका अर्थ बीज से बना है। इन पौधों के बीज बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। उदाहरण पाइनस तथा साइकस। एंजियोस्पर्म, यह ग्रीक शब्द एंजियो जिसका अर्थ होता है ढका हुआ, स्पर्मा जिसका अर्थ है बीज से मिलकर बना। इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार, काष्ठीय होते हैं, जैसे पाइनस, साइकस। एनिमेलिया, इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिका यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्र युक्त शरीर, मतलब इनके जो शरीर होता है उस पर 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, ओस्टिया तथा ओस्कुलम। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिनके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थों का संचरण होता है।
इन्हें साधारण स्पंज के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं, जैसे साइकोन, यूप्लैक्टोला, स्पोंजिला आदि। सिलेंट्रेटा ये जलीय जंतु हैं। इनका शरीर संगठन ऊत के स्तर का होता है। इनमें देहगुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों, आंतरिक तथा बाह्य परतों का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कोरल, और कुछ एकाकी, जैसे हाइड्रा समुद्री एनीमोन, जेलीफिश आदि। प्लेटीहेल्मिन्थीज ये ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममिति होती हैं। ये परजीवी होते हैं। आहारनाल केवल मुख द्वारा बाहर खुलता है। फीता कृमि में आहारनाल अनुपस्थित होता है। श्वसनांग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र विकसित नहीं होते। ये विलिंगी जंतु हैं, अर्थात एक ही शरीर में नर तथा मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा ल्यूरोफ्लूक जैसे परजीवी हैं। निमेटोड ये भी त्रिकोरक जंतु हैं। इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। इनके देहगुहा को कोटोस्लम कहते हैं। इसमें ऊतक पाए जाते हैं, परंतु अंगतंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि आदि।